अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने लोकसभा चुनाव के परिणामों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश की जनता ने संविधान को बचा लिया है और इस बात को साबित कर दिया कि जनता से ताकतवर कोई दूसरा नहीं है। उन्होंने कहा कि जनता ही सत्ता में पहुंचाती है और जनता ही सत्ता से नीचे गिराती है। इसके अलावा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। मैं देखूं कि लोगों ने फैसला सुना दिया और हिंदुस्तान की जो आईन है वो बच गया और उन्होंने ये दिखा दिया कि ताकत लोगों की है, लोग ही ताकत रखते हैं और ये साबित हो गया। ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी कामयाबी है कि लोगों के पास और कुछ नहीं है, ये वोट है जिससे वो लोगों को उठाते हैं, जिससे लोगों को गिराते हैं और इसने साबित कर दिया। वो जो चिल्लाते थे 370 400 पार, मैं समझता हूँ ये जो एग्जिट पोल वगैरह है इसको बंद कर देना चाहिए, उनको अपने ठेके बंद कर देने चाहिए और लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्हें गलतफहमियां लोगों में पैदा की। शुक्रिया। सर एनडीए गवर्नमेंट बन रही है, इसके बारे में आप? मैं कुछ नहीं कहूँगा, बनने दीजिए, जब बन जाएगी आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा। आपको लग रहा है कामयाब होगी ये जो एनडीए सरकार बनने जा रही है? क्योंकि आप मीडिया में हैं, आप खुद देखेंगे और मैं भी देखूंगा, इंतजार कीजिए। थोड़ा सा जल्दी क्यों कर रहे हैं? मजबूत अपोजिशन आपको लगता है कि इस दफा बहुत मजबूत होगी? मैं जिस पार्लियामेंट में था उसमें हम कमज़ोर थे, हमारी बात सुनाई नहीं देती थी, हमारा सुनते नहीं थे और तानाशाही थी। भाजपा के नेता सुखनंदन चौधरी ने खनन को लेकर सरकार की नीतियों का आलोचना की है। सुखनंदन चौधरी द्वारा इस मुद्दे को लेकर जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और सरकार से खनन को लेकर नीलामी वाले ब्लॉकों को आवंटित करने की मांग की। उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मांग की है कि जल्द से जल्द ब्लॉक आवंटित किए जाएं। जितने भी प्रोजेक्ट बन रहे हैं आज तक कि मैं करूं तो माइनिंग, मैं वहां से रेता उठाऊं तो माइनिंग, गवर्नमेंट करे तो ड्रेजिंग, यानी मैं करूं तो माइनिंग, गवर्नमेंट करे तो ड्रेजिंग। यानी जितने भी प्रोजेक्ट बन रहे हैं आज तक, क्या वो रिंग रोड का है, क्या कटरा एक्सप्रेस वे है, जितना भी उसके लिए रिंग रोड जो भी फ्लाईओवर बन रहे हैं सारे, उसके लिए जितना भी मटीरियल है सारा जो तवी में उठा रहे हैं। और 3 बार तवी के ब्लॉकों की एक्शन हुई, 1 बार 2 बार तीसरी बार, और उसका अभी तक एक भी ना पहली बार ना दूसरी बार ना तीसरी बार उसका एनवायरमेंट क्लियरेंस हुआ। अगर उसके लिए एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं हुआ तो इनको ड्रेजिंग में देने में दिए, क्या हो गया? बड़े बड़े प्रोजेक्ट वालों को ड्रेजिंग के लिए दे दी। मैं अगर चाहता हूँ एक ट्राली रेता लेने के लिए, ये देखो मेरे पास फोटो हैं, जो गाड़ियाँ आज भी पुलिस स्टेशनों के सामने बाहर लगी हुई, लोग गरीब लोगों के ट्रैक्टर खड़े हुए हैं सारे। मैं एक ट्राली वहाँ से रेता नहीं उठा के लेके जा सकता। और गवर्नमेंट जहाँ उनका अपना इंटरेस्ट है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, सर प्रोजेक्ट भी हमारे लिए बन रहे हैं, ये कारण नहीं है, लेकिन अगर प्रोजेक्टों के लिए आप रेता बजरी सब अलाउ कर रहे हो तभी से, तो हमारे गरीब लोगों के लिए क्यों नहीं? यानी खाली एक बंदे की जरूरत नहीं है, रेता शहर में भी चाहिए, गांव में भी चाहिए। तो मेरा आपके माध्यम से फिर एलजी साहब से एक दरख्वास्त है कि जो उन्होंने हमसे वायदा किया था कि हम 1 साल के अंदर अंदर इसको खोल देंगे, लेकिन 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल हो गए, अब आज तक हमारी वो रेता बजरी की जो माइनिंग है वो खुली नहीं है। तो हम नहीं बोलते कि आप खाली अलॉटमेंट करो, ठेकेदारों को करो, आप गवर्नमेंट के बंदे बैठा दो, हम रॉयल्टी देने के लिए तैयार हैं, हमारे लोग रॉयल्टी देने के लिए तैयार हैं, रॉयल्टी लें और हमें मटेरियल दें। जल शक्ति विभाग द्वारा पानी के बकाया बिलों को लेकर एक अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत विभाग द्वारा उधमपुर में पानी के बकाया बिलों को लेकर बड़ी कार्रवाई करते हुए कई पानी के कमर्शियल कनेक्शन काटे गए। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जल शक्ति विभाग आर.के. महाजन ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि कई बार लोगों को पानी के लिए बिल जमा करवाने के लिए कहा गया, लेकिन किसी ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति पानी का बकाया बिल जमा नहीं करवाता तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जल शक्ति डिपार्टमेंट की तरफ से रेगुलर प्रयास किए जा रहे हैं जो आउटस्टैंडिंग वाटर टैक्स है उसको कलेक्ट करने के लिए। लोगों से बार बार निवेदन किया जा रहा है, बार बार रिक्वेस्टें की जा रही है, आप अपना वाटर टैक्स क्लियर करिए। पिछले हफ्ते भी मैंने मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से
अपील की थी, लेकिन लोगों ने आगे बढ़ के रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब रिक्वेस्टों का टाइम ख़त्म हुआ है सर। अब डिपार्टमेंट एक्शन मोड में है और ये रेगुलर फीचर बनाते हुए एक एक कनेक्शन को काटा जाएगा सर। और जो आउटस्टैंडिंग वाले हैं उनसे बाकायदा कटने के बाद भी सर हम FIR लगा के भी पैसा वसूल करके गवर्नमेंट की एक एक पाई वसूली जाएगी, 1 रुपया भी नहीं छोड़ा जाएगा। लगातार आ रही आंधी तूफान से जम्मू के भरवाल ब्लॉक में आम उत्पादक बेहद परेशान हैं। आम उत्पादकों के मुताबिक लगातार आ रही आंधी तूफान से उनके बागों में लगे आम के पेड़ों के सारे फल गिर गए हैं। पीड़ित आम उत्पादकों का आरोप है कि इतना नुकसान होने के बाद भी अभी तक प्रशासन का कोई भी अधिकारी उनकी सुध लेने नहीं पहुंचा है। इन लोगों के मुताबिक बागवानों के नुकसान की भरपाई के लिए अभी तक सरकार ने कोई ठोस पॉलिसी नहीं बनाई, जिसके कारण हर बार उनको भारी नुकसान होता है, लेकिन उनके नुकसान की भरपाई के लिए सरकार आगे नहीं आती। पीड़ित आम उत्पादकों ने सरकार से बागवानों के लिए कोई ठोस पॉलिसी बनाने की मांग की है ताकि उनके इस नुकसान की भरपाई हो सके। कोई ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे। हाँ जी, आप देख ही रहे हो जैसे कि ढेर लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है हमारा। चलो हमारे तो बड़े बड़े बाग हैं, 2 बाग हैं, कुछ किसान तो इस पर ही निर्भर है, हर साल इन्हीं से उनका गुजारा होता है घर का, तो वो उनके लिए बहुत नुकसान है। लगता है कि हॉर्टिकल्चर को कोई ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे फार्मर को फायदा हो सके और फार्मर और ज्यादा बाग बगीचे लगाए। जी बिल्कुल, पॉलिसी बनानी चाहिए, तभी किसान आगे बढ़ेगा। कोई पॉलिसी अभी तक सामने आई नहीं है। तो लगता है कि जब तूफान आता है तो फार्मर जो है कितना मायूस होता है। मायूस तो होता ही है हर बार, नुकसान बहुत ज़्यादा कर जाता है तूफान। और ये भी नहीं है कि तूफान आएगा, आम गिरेंगे तो इसको हम बेच सकते हैं कहीं। अभी इसका रेट भी 1-2 रुपया जा रहा है, तो कौन लेगा इसे? ये सब वेस्टेज है। लगता है कि आपने जगह जगह ढेर लगाए हुए हैं तो काफी नुकसान, और इस वक्त कोई उम्मीद नहीं है इनसे पैसों की। नहीं, कोई उम्मीद नहीं, देख रहे हैं ना, अब खराब हो चुके हैं ये। अभी हॉर्टिकल्चर भी कोई पॉलिसी है नहीं है, जो हमें कोई अभी तक कोई आया भी नहीं है देखने की हाँ क्या नुकसान हुआ है क्या नहीं। इस बार जो तूफान आया है, हर फार्मर का, पूरे डिस्ट्रिक्ट का, आधी स्टेट का नुकसान हुआ है। ये पहले 1-2 बार आया था कि आम का इंश्योरेंस कराओ, और जब मैं कागजी पत्र में लिए, जब उनको पूछा, उनका मैनेजर का नंबर भी लिया, तो कोई कुछ नहीं। इसका कोई अभी हर पेड़ के नीचे आम ढेर लगे हुए हैं। हालांकि लेबर वाले को पैसे दिए कि इकट्ठे करके मुफ्त में ले जाए, कोई मुफ्त में नहीं ले जा रहा। अभी ये पूरा वेस्टेज जाएगा। जैसे मेरे पास 2 बाग हैं, एक बाग जहाँ खड़ा हूँ, एक बाग थोड़ा जहाँ से 500 मीटर दूर है। हमारा कम से कम लाख रुपए का नुकसान हो गया है। लगता है कि हॉर्टिकल्चर को सुविधा देनी चाहिए फार्मर को, नहीं तो बाग बगीचे लगातार कम होते जा रहे हैं। देना चाहिए, कौन करेगा जब हर बार नुकसान होगा? तो उनको चाहिए कि जैसे कोई फ्रूटिंग आती है उसका इंश्योरेंस करें, वो इंश्योरेंस कराएं, पक्का लोगों को गाइड करें, और लोग भी अपना इंश्योरेंस कराएं। या अगर फसल जैसे अभी खराब हुई तो उसका प्रीमियम मिले, उसका मिलना चाहिए पैसा हमारे को। जैसे धान का है, कणक का है, ऐसे हॉर्टिकल्चर को भी करना चाहिए। कोई पॉलिसी बनानी चाहिए। हाँ, कोई पॉलिसी बनानी चाहिए। एक बार चलाया था कि लीची और आम का इंश्योरेंस होगा, लेकिन किया नहीं। उससे काफी परेशानी। उससे परेशानी अगर मान ले जिसका एक आधा पेड़ वो बोलेगा क्या करना है। जैसे हम बाग होल्डर हैं, हमारा नुकसान लाख रुपए का नुकसान हुआ है, तो हम कम से कम अगर हम उसका प्रीमियम देते तो हमारे को उसका फायदा तो मिलना चाहिए। लेकिन NSUI ने जम्मू यूनिवर्सिटी के दाखिले की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। NSUI के प्रदेश अध्यक्ष अजय लखोत्रा ने जम्मू यूनिवर्सिटी पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले साल से यूनिवर्सिटी द्वारा जो दाखिले की प्रक्रिया शुरू की गई वो छात्रों के हित में नहीं है। नई दाखिले की प्रक्रिया से छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं 6 साल से यूनिवर्सिटी में देख रहा हूँ, हर साल एडमिशन का प्रोसेस भी देखते हैं और हम स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं, हम लोग बारीकी से नज़र रखते हैं। लेकिन पिछले साल से जो इन्होंने एक एडमिशन प्रोसेस में सिस्टम शुरू किया है वो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। पिछली बार भी हम लोग बोले, लेकिन इन्होंने उस टाइम पे पहली बार है, ऐसा है, वैसा है करके उस चीज़ को दबा दिया। लेकिन इस बार क्या है भाई, CUET आप ही गए थे ना जम्मू वाले, तो उस टाइम पे भी स्टूडेंट्स बड़े रोए थे कि आपने हमें CUET में क्यों डाल दिया, है ना। जब आप CUET में ले आए तो हम ये पूछना चाहते हैं कि यार आप ये हमें ये चीज़ बता दो कि आपने CUET करवा लिया, स्टूडेंट्स ने फॉर्म भर दिए, अब आप प्रोविजनल मेरिट लिस्ट हर साल लगती थी, आप भी यहाँ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ही निकले होंगे, आपको भी पता है कि चाहे एक स्टूडेंट अप्लाई करे चाहे 1000 स्टूडेंट अप्लाई करे,
हर एक स्टूडेंट की जो लिस्ट थी वो नोटिस बोर्ड पे लगती थी डिपार्टमेंट में। स्टूडेंट्स आते थे, अपना मेरिट देखते थे, उनको पता चल जाता था कि मैं यार यहाँ पे फॉल कर रहा हूँ, मेरे ऊपर इतने स्टूडेंट्स हैं, मेरे नीचे इतने हैं, मेरी कंसर्निंग SC ST OBC EWS अगर किसी की कैटेगरी है तो मेरी कैटेगरी मेरे से ऊपर इतने हैं, अगर इसकी एडमिशन नहीं हुई तो मेरी हो जाएगी, मेरी हुई तो इसकी नहीं होगी। मतलब पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट रहता था। लेकिन इस बार ये लोग पिछले साल से प्रोविजनल लिस्टें नहीं निकाल रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने PG कोर्स के दाखिले में जम्मू यूनिवर्सिटी प्रशासन पर धांधलियां करने का आरोप लगाया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जम्मू यूनिवर्सिटी इकाई के अध्यक्ष साहिल चौधरी ने कहा कि जम्मू यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा दाखिले की मेरिट लिस्ट जारी नहीं कही जाती, जिससे दूरदराज के छात्रों को पता नहीं चलता कि उनका दाखिला हुआ है या नहीं। यही नहीं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जम्मू यूनिवर्सिटी प्रशासन पर बैकडोर एडमिशन करने का भी आरोप लगाया। जैसे कि जम्मू विश्वविद्यालय में PG की एडमिशन शुरू हो चुकी है, लेकिन अब देखने को मिलता है कि PG एडमिशन में शरेआम जम्मू विश्वविद्यालय में धांधली चल रही है, क्योंकि जम्मू विश्वविद्यालय में कोई भी मेरिट लिस्ट स्टूडेंट्स की नहीं निकाली जाती है। सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल पे अपनी एडमिशन का देख सकता है। आप ये बताएं कि वो स्टूडेंट जो दूर दराज इलाके में रहता है, जिसने एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, वो क्यों ये नहीं जान सकता कि जब उसने एडमिशन में अप्लाई किया तो उसका क्या मेरिट में क्या नंबर है? वो जम्मू विश्वविद्यालय क्यों लिस्ट को पब्लिश नहीं कर रहा? सिर्फ और सिर्फ बैकडोर एंट्रीज एडमिशन में करने के लिए जम्मू विश्वविद्यालय में इस तरह की धांधली की जा रही है। 12वीं कक्षा के परिणामों में विजयपुर के अरविंद घोष हायर सेकेंडरी स्कूल ने एक बार फिर बेहतर प्रदर्शन कर परचम लहराया है। स्कूल में 38 बच्चों ने 80% से अंक हासिल किए, जबकि स्कूल की प्रिंसिपल प्रिंसी चौहान ने 98.8% और दीक्षा वर्मा ने 94.4% और इशिका मनसोत्रा ने 94% अंक प्राप्त कर अपने माता पिता और स्कूल का नाम रोशन किया। स्कूल में आज एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें स्कूल के चेयरमैन गुरदीप सिंह ने परीक्षा में सफल छात्रों का मुंह मीठा किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर स्कूल के चेयरमैन ने स्कूल अध्यापकों को भी बधाई दी। इस अवसर पर प्रिंसिपल अमृतपाल सिंह भी उपस्थित थे। मेरी 12th क्लास में परसेंटेज 96.8% आई है। मैंने नॉन मेडिकल स्ट्रीम रखी थी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस परसेंटेज की वजह से, और ये जो परसेंटेज है ये सब कुछ मेरे टीचर्स के एफर्ट्स और उनकी गाइडेंस की वजह से हुआ। पिछले ही दिन हमारा 12th का रिजल्ट आया था और मेरा 94.4% आई है और मैं सेकंड हूँ अपने स्कूल में। और मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी इसके लिए। हम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि कब रिजल्ट आएगा, एंड जब आया तो आई एम रियली वेरी एक्साइटेड। आई वाज रियली वेरी एक्साइटेड एंड आई एम really very happy with my result, and I want to thank my teachers and my parents for all of this, क्योंकि उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा। जम्मू कश्मीर शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के परिणामों में विजयपुर के मायर हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसमें लवण्या भगत ने मेडिकल स्ट्रीम में 93% अंक हासिल किए, जबकि लाकर खुश है उन्होंने इस का श्रेय अपने स्कूल अध्यापक और माता सेजल कुमारी को दिया। मायर हाई सेकेंडरी स्कूल के 60 बच्चों ने परीक्षा में भाग लिया, जिसमें 18 छात्रों ने डिस्टिंक्शन और 38 बच्चों ने फर्स्ट डिवीजन प्राप्त की। स्कूल का परिणाम 100% रहा। आज मायर हायर सेकेंडरी स्कूल में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ और स्कूल के प्रिंसिपल मंजीत कौर ने बच्चों को मिठाई खिलाकर मुबारकबाद दी। I got 93% in class 12th मेडिकल स्ट्रीम। हमें ये सुन के बहुत खुशी हुई, पेरेंट्स को भी बहुत खुशी और स्कूल के टीचर्स को, सबको बहुत खुशी हुई। ऑब्वियसली पेरेंट्स को और टीचर्स को जिन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की, अब बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि 12th क्लास में 93% लाना सच अ ह्यूज टास्क। सो एंड कल 12th क्लास का रिजल्ट आया है एंड आई सिक्योर्ड 82% इन 12th बोर्ड एग्ज़ाम्स। मतलब इसको देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, एंड इसका जो सारा क्रेडिट है वो हमारे स्कूल को जाता है, टीचर्स को, जिन्होंने हमें शुरू से ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है हर एक चीज़ के लिए। सर ये रिजल्ट हमारा जो था वो बहुत अच्छा रहा, मुझे बहुत खुशी है। हमारी कोई 32 डिस्टिंक्शंस हैं और मोर देन 35 जो है वो। हायर सेकेंडरी स्कूल कीड़िया के विद्यार्थियों ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। स्कूल की कसक गुप्ता ने 96.4% अंक हासिल कर अपना और स्कूल का नाम रोशन किया है। वहीं स्कूल की महक ने 93.6% और श्वेता देवी ने 91.4% अंक हासिल किए हैं। स्कूल की छात्राओं की इस प्रदर्शन पर स्कूल के प्रिंसिपल संजीव कुमार सहित अन्य स्टाफ ने उन्हें बधाई दी और उन्हें सम्मानित भी किया।
मैंने 12th में बोर्ड में 91.4% से क्वालिफाई किया है, पास हुई हूँ। इसका सारा श्रेय मैं अपनी हार्डवर्क को देती हूँ, अपनी मेहनत को देती हूँ, अपने पेरेंट्स को देती हूँ। मेरे पेरेंट्स ने इसमें बहुत साथ दिया है, मेरे गुरुजनों ने बहुत ज़्यादा साथ दिया है, मेरे टीचर्स ने। 12th में 96.4% लिए हैं। साइंस मेरी स्ट्रीम थी और इसके साथ ही मैं सफल हूँ भगवान के आशीर्वाद से, अपने टीचर्स की मेहनत से, अपने पेरेंट्स के आशीर्वाद से। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया इसके लिए और मेरे फ्रेंड्स की ब्लेसिंग से मैं सफल रही हूँ। थैंक यू। आज जो हमारा स्कूल है गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल किडियाँ, इसका जो ओवरऑल रिज़ल्ट है वो 89.18% है और इसमें जो हमारे स्कूल के 3 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अबव 90% मार्क्स जो हैं वो हासिल किए हैं और उनमें से कसक गुप्ता जो है वो साइंस स्ट्रीम की है, उसने 96.4% मार्क्स हासिल किए हैं। उसके साथ क्या कहते हैं महक थापा, उसने 90.6 मार्क्स हासिल किए हैं, वो आर्ट्स स्ट्रीम की है। और आर्ट्स स्ट्रीम से ही श्वेता देवी, उसने 91% जो मार्क्स हैं। विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर स्वर्णकोट के विभिन्न स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें स्कूली छात्रों को खाद्य सुरक्षा के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। स्वर्णकोट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों ने भाग लिया। कार्यक्रम छात्रों को खाद्य सुरक्षा की जानकारी के साथ साथ हेल्दी डाइट लेने और जंक फूड से दूर रहने का आह्वान किया गया। क्या आसमा देखता है प्रिंसिपल साहब? ये आज फूड सेफ्टी डे मनाया गया है। ये डिफरेंट स्कूलों में हम फूड सेफ्टी डे जो है यो इसको मना रहे हैं। तो आज इसका मिशन ये था कि सेफ फूड और हेल्दी डाइट जो है तमाम एरिया में कैसे जो है वो बच्चों को अवेयर किया जाए, समाज को अवेयर किया जाए, माशरे को, FBOs को, कि सेफ फूड जो है माशरे में कैसे पहुंची जाएगी। आज इसका मकसद जो है यही था। तो बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में हमने किया, अभी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में हम कर रहे हैं, ताकि हमारे माशरे में बच्चियों तक पहुंचे, बात बच्चों तक पहुंचे और ये सारे समाज में पहुंचे कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो है वो क्या है। इसका जो बेसिक मकसद जो था हमारा ये था कि हमने लेस साल्ट, लेस शुगर, लेस ऑयल हम जब इस्तेमाल करेंगे तो तमाम बीमारियों से निजात होगी। और दूसरा जंक फूड बच्चों को हमने बताया है आज आप यहाँ के जंक फूड नहीं खाएंगे। तो ये वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे का है कि सेफ फूड और हेल्दी डाइट जब समाज को मिलेगी तो बहुत बेहतरी होगी। और हमारा बेसिक मिशन यही था और ये चलता रहेगा इंशाल्लाह। मैं फूड सेफ्टी डे पे ये कहना चाहूँगा कि आज हमारे स्कूल में ये प्रोग्राम हुआ है, अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ है। हमें बताया गया कि हमें फूड सेफ्टी डे पे क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए। हमें फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। आजकल सभी फास्ट फूड से जुड़े हुए हैं क्योंकि आजकल का ये मॉडर्न वर्ल्ड है और सभी मतलब कि जो भी काम चाहते हैं जल्दी जल्दी करना चाहते हैं कि हर काम। और फास्ट फूड खाना बनाना ईजी होता है, मतलब उसमें टाइम इतना नहीं होता, लेकिन वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत सारे इशू क्रिएट करता है जो आने वाले फ्यूचर में हमें इशू दिखते हैं। जैसे फास्ट फूड से किसी को किडनी की प्रॉब्लम, किसी को डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम, किसी को स्टोमक की प्रॉब्लम। आरसपुरा में किसानों को नहर का पानी सिंचाई के लिए उपलब्ध न होने से उनकी बासमती की फसल प्रभावित हो रही है। किसानों का आरोप है कि सिंचाई विभाग द्वारा नहर की सफाई के नाम पर की गई खानापूर्ति का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। इन लोगों के मुताबिक हर साल सरकार लाखों रुपए नहरों की साफ सफाई पर खर्च करती है, लेकिन जमीन स्तर पर विभाग द्वारा नहरों की सफाई ठीक ढंग से नहीं की जाती, जिसके कारण किसानों के खेतों तक नहर का पानी नहीं पहुंच पाता। किसानों का यह भी आरोप है कि ना तो उन्हें बिजली उपलब्ध हो रही है और ना ही नहर का पानी। पानी ते अज तो 20-25 साल पहला तो ही मतलब एक बेले टाइम के बारा पानी हो जाए तो आ जाता है, लेकिन फसल लगाने टाइम पानी जो बिल्कुल नहीं होंगे। पहले नंबर जी नहर की सफाई है ना, वो एक ना की सफाई होंगी है, खाना पूर्ति करते हैं, अपने ठेके पूरे करके चल जाते हैं। लेकिन पानी अगर कहो नहर देखो तो नहर पूरी इसलिए जी है वो मिट्टी नाल और घास फूस नाल अट्टी पई है। आरसपुरा के गांव असलामा चक में लगे बिजली के ट्रांसफार्मर लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। लोगों के मुताबिक गांव में लगे इन ट्रांसफार्मरों की फेंसिंग ना होने के कारण कभी कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है, लेकिन इसके बावजूद इनकी फेंसिंग करने की ओर JPDCL कोई ध्यान नहीं दे रही। ग्रामीणों ने JPDCL से
खुले में पड़े इन ट्रांसफार्मरों की जल्द फेंसिंग की मांग की ताकि इनसे होने वाले हादसों को टाला जा सके। ट्रांसफार्मर के बारे में असीं इक्को गल कहना है, अपनी डिपार्टमेंट अगे इलैक्ट्रिकल डिपार्टमेंट अगे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इत्थे ममका कोठी सलाम चक चुहाला जिथे जिथे भी ट्रांसफार्मर लगे ने कोई कवर करने वास्ते कोई चीज़ ना जंगला वगैरह नहीं बनाया दा भी है। तो असीं अगे भी 2-3 बार मीडिया के राहें भी असीं दस्सिया भई इत्थे काफ़ी इस वक्त हुण अगे पानी बड़ा ते शार्ट होनी है, तो कई बार जानवर कई बंदियां नूं हादसा हो जाता है। देश की आज़ादी को कई साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। आपको बता दें कि आरसपुरा के कुतुबनीजाम में लोग सड़क की मरम्मत को लेकर कई सालों से आवाज उठाते चले आ रहे थे, लेकिन किसी ने इन लोगों को नहीं सुना। अब गुलिस्तान न्यूज ने सड़क की मरम्मत को लेकर खबर को प्रमुखता से चलाया तो तुरंत प्रशासन ने इस पर मरम्मत का काम शुरू करवाया, जिसको लेकर लोगों में खुशी देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, इस खुशी के मौके पर लोगों ने गुलिस्तान न्यूज का आभार जताया। जनाब सब तो पहले तो असी JK मीडिया का और गुलिस्तान न्यूज़ का बहुत असी बारी बहुत इन्हों का धन्यवाद करते हैं कि जिन्हें इस खबर नूं कई देर हो गया कई बार चलाई है। तो ये है कि डिपार्टमेंट ने भी मतलब अपना पूरा संयोग दिता है इस टाइम, क्योंकि साडी जिहड़ी सड़क है ये दबलैट तो चलती है, दबलैट तो बाया कुतमजाम तो अगे रायपुर का कुछ एरिया ये जाके सीधी अगे कुत्तू चक जाके खोड़ सड़क के नाल अटैच हुंदी है। जनाब कई देर तो मतलब इस तरह पई दी ही, तो यह है कि इहदा हुण काम शुरू होया। अखनूर के गांव गढ़खाल में संदिग्ध परिस्थितियों में कुल्ले में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने कुल्ले को अपनी चपेट में ले लिया। आग की इस घटना में कुल्ले में रखा सामान जलकर राख हो गया और कुछ पशु भी झुलस गए। पीड़ित परिवार ने सरकार से आग की घटना में हुए नुकसान की भरपाई करने की गुहार लगाई है। इतना है जमीन दे विच अपने कुल्ला पाए दा है, कुल्ले विच इधर बकरियां रखी दियां ने। कोई मतलब इधर सिगरेट जां बिजली दे वजह कन्नै ते नहीं होया, सिगरेट किसी ने फेंका है तो उस सिगरेट की वजह कन्नै हवा कन्नै अग भड़क गई है। तो मेरियां बकरियां का बड़ा नुकसान हो गया, जल गई ने और मेरा भोज जल गया। तो फौज ने बहुत मदद की है तो मेरा नुकसान बड़ा हो गया। मेरे बच्चा जड़ा मुड़ा उसी भी अग लगी है पैरें। हाँ उसी भी सेक लग गया। हाँ तो अधिकारी तो आए ने ते मोटरसाइकिल देखिए अभी मोटरसाइकिल भी जले दा, साइकिल जले दा, मंजे जले दे ने सारा। गुलिस्तान पर खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल फाइनल कट में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।